हेलो स्टूडेंट, ये जो नोट्स बनाए हैं ये नोट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कई बुक से कंसल्ट करके बनाए हैं। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ाएंगे। भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल शब्द हिंदी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिए इसको, भू और गोल। भू का मतलब क्या है? पृथ्वी। और गोल का मतलब गोल। इसलिए भूगोल का मतलब अगर देखा जाए तो गोल पृथ्वी, भूगोल गोल पृथ्वी मतलब। और भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग सब जानते ही हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये जो ज्योग्राफी शब्द आया है, जो शब्द बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनकर बना है। जैसे जियोग्राफोस, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन। अगर हम ज्योग्राफी का मतलब देखें तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी के वर्णन से है, यानी कि पृथ्वी के एक्सप्लेनेशन है। भूगोलवेता, ज्योग्राफर जिनको कहते हैं, हम्बोल्ट है और रिटर है। इनको आधुनिक भूगोल मतलब मॉडर्न ज्योग्राफी का संस्थापक मतलब फाउंडर अथवा जनक, फादर कहा जाता है इन दोनों को, हम्बोल्ट और रिटर को। और भूगोल को विज्ञानों की जननी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मदर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अब भूगोल का अध्ययन ज़रूरी क्यों है? पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण समान नहीं है। वातावरण 2 तरह का होता है, भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक वातावरण का मतलब आपका प्राकृतिक वातावरण भी कह सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण मतलब मैन मेड या कल्चरल इन्वायरमेंट। तो भौतिक वातावरण नेचर से जो वातावरण बना है वो भौतिक, और जो आदमी ने बनाया है वो सांस्कृतिक वातावरण है। दोनों पृथ्वी पर समान नहीं है। भूगोल जो करता है हमको इनकी विविधताओं को समझने तथा समय व स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। भूगोल से ही हम इन सब चीज़ों को, ये जो अलग अलग वातावरण पाया जाता है, इनको समझने में, और ये जो इनमें विविधताएं पाई जाती है, ये जो अलग अलग कौन से फैक्टर इसके जिम्मेदार हैं, ये प्रदान करता है। इसलिए हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। अब मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के 3 अंग हैं। भौतिक वातावरण, जिसको आपका प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं, मानव और सांस्कृतिक वातावरण। अब मानव और भौतिक वातावरण मिलकर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। ये दोनों निर्माण मतलब भौतिक मतलब नेचुरल और मानव दोनों मिलकर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। और भूगोल की 2 शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा है, ये ब्रांच है। इसमें हम मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों की, मानव की और आपका वातावरण मतलब जो इन्वायरमेंट पाया जाता है, उन दोनों की स्टडी किया जाता है। और मानव भूगोल में मनुष्य को अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव भूगोल नाम है तो जाहिर सी बात है कि स्टडी का जो केंद्र है वो आपका मानव है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले अगर आप लोग देखें, उनके रूप देखें, उनकी स्वास्थ्य देखें, उनकी कार्य क्षमता देखें, उनके टैलेंट देखें, उनके भोजन देखें, खाने, उनकी वेशभूषा है, जो पहनावा है, भाषा देखें, रीति रिवाज देखें, उनके सब के सब संस्कृति देखें, इनमें सब में बहुत अंतर पाया जाता है, सब अलग अलग पाए जाते हैं। इस अंतर का कारण क्या है? उनका वातावरण, उनका इन्वायरमेंट है जो उसके आसपास पाया जाता है। इसी वजह से इसमें डिफरेंस पाया जाता है। अब मानव भूगोल की जो परिभाषा फ्रेडरिक रेडजल ने दी है, मानव भूगोल मानव समाजों मतलब ह्यूमन सोसाइटी और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करते हैं। मतलब समाज का और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसको और क्लियरली ऐसे समझ सकते हैं कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल वे विज्ञान है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है, और धरातल और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। मतलब धरातल और मानव दोनों के बीच के रिलेशन का ही संबंध मानव भूगोल का उद्देश्य है। अब मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर और ह्यूमन ज्योग्राफी के, मनुष्य विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ आदमी कर रहा है, उससे भौतिक पर्यावरण मतलब जो नेचुरल पर्यावरण है
उसमें बहुत सारे बदलाव ला रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं, कितने चेंज आ रहे हैं। तो ये आदमी जो काम कर रहा है, ज़मीन पर एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उसको सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहा है। नेचुरल की जगह सांस्कृतिक पर्यावरण आदमी ने अपने कार्य द्वारा बना दिया गया है। जैसे गाँव में, नगरों में सड़कें, रेलवे का जाल, फैक्ट्री लगाना, खेल के मैदान बनाना, खेत बनाना, बंदरगाह बनाना, और कितनी चीज़ें ऐसी वस्तुएं हैं जो आदमी ज़िंदगी में अपने काम लाता है। वो सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर बना रहा है। इसीलिए जो प्राकृतिक आपका वातावरण है उसको बदलकर सांस्कृतिक पर्यावरण में चेंज कर दिया, मैन मेड में चेंज कर दिया है अपने कार्यों द्वारा। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव मतलब ह्यूमन, आदमी का। प्राकृतिकरण मतलब नेचुरलाइजेशन, और प्रकृति मतलब नेचर। मानवीकरण मतलब ह्यूमनाइजेशन। ये पहले की थ्योरी है, और अब ये उसके बाद की थ्योरी है, और उसके बाद एक और थ्योरी आई। मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य की प्रकृति पर निर्भरता। इसमें कहा गया कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, पूरी तरह से आपका नेचर पे डिपेंड है। मनुष्य के, आदमी के सभी क्रियाकलाप पर प्रकृति वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था, यानी कि पूरी तरह कंट्रोल था। ये मानव प्राकृतिकरण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आदिम मानव, पहले ज़माने का जो आदमी था, उसका प्रौद्योगिकी का स्तर, उसकी टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत ही कम था, और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव का डेवलपमेंट शुरुआत में बहुत ही कम था। अपने डेवलपमेंट के लिए मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर डायरेक्ट से, वो यानी कि प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड था, यानी कि पूरा आदमी जो है प्रकृति पर और नेचर पर ही डिपेंड था। इस प्रकार आदिम मानव ने, पुराने ज़माने के आदमी ने अपने आप को प्रकृति के आदेश, नेचर के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। मतलब वो नेचर के हिसाब से ही चलता था। इस प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। अब जर्मन के भूगोलवेता जो ज्योग्राफर थे, उन्हें आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य उपयुक्त प्रकार के इनको पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया, जर्मन के भूगोलवेताओं ने। पर्यावरण निश्चयवाद मतलब ये मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या है कि मानव शक्तियाँ, आदमी की शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियाँ, मतलब नेचर की शक्तियों को ज़्यादा माना गया, आदमी की शक्ति को कम माना गया। ये विचारधारा में, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, मतलब नेचर का दास है। जो कुछ नेचर चाहती है उसी हिसाब से आदमी करता है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो सुपर पावर है जो मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रण करती है। जो भी आदमी की एक्टिविटीज़ है उसको पूरी तरह से कंट्रोल जो है पर्यावरण करता है, क्योंकि मानव प्रकृति का दास है। इस विचारधारा में कहा गया मानव का प्राकृतिकरण में। मगर उसके बाद जो विचारधारा चेंज हो गई, प्रकृति का मानवीकरण। अब तकनीक बढ़ने लग गई, टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, प्रकृति द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण कर लेना। टेक्नोलॉजी जब बढ़ गई तो नेचर पर आदमी ने कंट्रोल करा। पहली वाली विचारधारा में नेचर ने आदमी पर कंट्रोल कर रखा था, दूसरी वाली टेक्निक में जो है आदमी ने नेचर पर कंट्रोल कर लिया। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को अच्छी तरह समझने लगते हैं। भाई टाइम गुजरता गया, लोगों ने जो नेचर है उसको समझने लग गए। मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भविष्य का निर्माण कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मानव ने ज़मीन पर, आप देखिए खुद ही ज़मीन जब से बनी है और आज कितना ज़मीन पे चेंज आ गया। बहुत सारी चीज़ें मानव ने, आदमी ने ज़मीन के ऊपर बना ली और अपनी छाप छोड़ दी है। इस प्रकार प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ने लगी। आदमी के, आप बहुत सारी चीज़ें आज दुनिया में देख के सारी चीज़ें आदमी की बनाई हुई दिखाई देती है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, सब आदमी की बनाई हुई जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। आज मानव डोमिनेट हो गया और मानवीकरण हो गया। इसको जो कहा गया संभववाद कहा गया। संभववाद का मतलब प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या कहा गया संभववाद में कि प्राकृतिक की शक्तियाँ इतनी पावरफुल नहीं है जितनी मानव शक्तियाँ। पहले वाली विचारधारा में आपकी प्राकृतिक शक्तियाँ पावरफुल थी, मगर इस विचारधारा में मानव शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल है, प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा है। इसके अनुसार मानव अपना कल्याण अपने कार्य द्वारा कर सकता है। आदमी जो कल्याण कर सकता है वो आदमी अपने कामों द्वारा सब कल्याण, सब अपना जो है सोशलिटी अपनी
कर सकता है, अपने कामों द्वारा कर सकता है। इसको संभववाद भी कहा गया, पॉसिबिलिटी भी कहा गया है। और उसके बाद आ गए आपके ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी, एक नई चीज़ बताई, उन्होंने नवनिश्चयवाद कहा गया। पहले जो आया आपका पर्यावरण निश्चयवाद आया, उसके बाद संभववाद आया, इसके बाद जो ग्रिफिथ टेलर लेके आए वो नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया, इसका दूसरा नाम दिया। टेलर ने क्या कहा? मानव पर प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया। उसने कहा ग्रिफिथ टेलर ने कि प्रकृति जो नेचर का प्रभाव है आदमी पर पड़ता है, लेकिन साथ ही उसने ये भी तर्क दिया मानव अपनी दक्षता, अपनी इफिशिएंसी, अपनी क्वालिटी से, मानसिक अक्षमता से, अपने टैलेंट से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर मानव अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्रकृति का इस्तेमाल भी कर सकता है। इन्होंने दोनों चीज़ें बातें कही कि प्रकृति को भी कहा और अपने टैलेंट के हिसाब से आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपनी ये बात सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए उसने एक एग्जाम्पल लिया। मनुष्य किसी भी देश के विकास को, गति को तेज़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर चाहे, आदमी अगर चाहे तो किसी देश की तरक्की कर सकता है। जैसे जापान की तरक्की आदमी ने की है तो और धीमी कर सकता है, वहाँ के आदमी उसकी तरक्की कर भी सकते हैं और धीमी भी कर सकता है, और उसे अवरुद्ध भी कर सकता है, उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आदमियों के वहाँ के हाथ में है। तो ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा को अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी बड़े चौराहे के ऊपर जैसे आपने देखा होगा यातायात नियंत्रक जिसे ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला खड़ा रहता है, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, वहाँ बत्तियाँ लगी रहती है, आपने लाइट देखी होगी जो ट्रैफिक पर लगी रहती है। तो किसी नगर के चौराहे पर ट्रैफिक के नियंत्रण हेतु लाल, पीली, हरी बत्तियाँ तीनों लगी हुई देखी होंगी आपने। जहाँ भी ट्रेन आती है, चाहे चौराहा हो भी किसी भी बड़े शहर का, सब बत्तियाँ लगी रहती हैं। तो लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, और पीली बत्ती का मतलब क्या होता है? जाने के लिए तैयार रहो, और हरी बत्ती का मतलब जाओ। इस उदाहरण से आप इस तरह से समझ सकते हैं, नवनिश्चयवाद की विचारधारा को बताती है कि यहाँ मानव को प्रकृति का दास बने रहने की ज़रूरत है। यानी कि मानव न तो प्रकृति का दास बने रहने की ज़रूरत है, जिसे पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, और ना ही पूरी मानवीय आज़ादी है। ऐसी भी आज़ादी नहीं कि संभववाद रह के जो चाहे कर ले। दूसरे शब्दों में ये विचारधारा बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करते हुए मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आदमी चाहे तो प्राकृतिक नेचर के नियम के हिसाब से आदमी चलते हुए तब भी वो नेचर पर अपना कंट्रोल कर सकता है। तो नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा जो लेटेस्ट है, मानव तरफ प्रकृति में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है। इन दोनों विचारधारा में, नवनिश्चयवाद में, कि एक बैलेंस करती है। मानव भूगोल का विकास क्रम एवं उपागम। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी का डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ और उसकी अप्रोच क्या। मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं समझने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को समझना ज़रूरी है। अगर मानव भूगोल का डेवलपमेंट को समझना है तो निम्नलिखित चीज़ों को समझना पड़ेगा। इधर आपका समय अवधि दिया गया है, इधर उपागम मतलब अप्रोच कौन सी है, और इधर लक्षण मतलब उसके करैक्टरिस्टिक क्या है, उसके गुण क्या हैं। तो प्रारंभिक उपनिवेश काल, प्रारंभिक का मतलब शुरुआती, मतलब बिगिनिंग में आपके कॉलोनी पीरियड में उसकी मानव भूगोल किस अवस्था में था और उसकी अप्रोच क्या थी। अन्वेषण एंड विवरण, एक्सप्लोरेशन था उस टाइम पे, चीज़ों को खोजना था और डिस्क्रिप्शन उसको लिखना था। मानव भूगोल के विकास का आरंभिक उपनिवेश काल 15-17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। मानव भूगोल का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ, इस काल में क्या हो गया, साम्राज्य, उसको राज्य को फैलाया गया, व्यापारिक क्षेत्रों के विकास के लिए नए नए देश खोजे गए और उसको राज्य को बढ़ाया गया। ये प्रारंभिक उपनिवेश काल में। उत्तर उपनिवेश काल के बाद प्रादेशिक विश्लेषण, रीजनल एनालिसिस, ये समय था 18 से 19वीं शताब्दी का। इस समय में काल में क्या कहा गया, प्रदेश के समस्त पक्षों का विस्तृत वर्णन इस उद्देश्य से किया गया कि संपूर्ण प्रदेश पृथ्वी के भाग है। इसमें कहा गया कि जितने भी प्रदेश हैं वो सब पृथ्वी के भाग हैं। अतः पृथ्वी को पूरा समझने के लिए सब प्रदेशों को समझना जरूरी है। जितने प्रदेश हैं उनको समझ लीजिए, पृथ्वी को आप समझ लेंगे। उसके बाद आए अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन पर जोर दिया गया, रीजनल डिफरेंशिएशन। इस उपागम में एक प्रदेश मानवीय पक्षों की दृष्टि से सामाजिक, जितने आर्थिक, पर्यावरणीय परिवेश है, किस प्रकार और क्यों अन्य प्रदेश से अलग है,
एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से क्यों अलग है, इस बात पर इसमें जोर दिया गया। और 1950 के दशक की समाप्ति से 1960 के दशक की समाप्ति तक के स्थानिक संगठन, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन, इस अप्रोच में हमने क्या कहा, कंप्यूटर तथा परिष्कृत आपका सांख्यिकी, स्टैटिक्स और भौतिक के नियमों को मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रयोग किया गया। मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लग गया, स्टैटिक्स का इस्तेमाल होने लग गया, जितनी भी चीज़ें थी उनमें सब में इसमें इस्तेमाल होने लग गया। उसके बाद 1977 का दशक में मानव भूगोल की क्या स्थिति थी, वहाँ उनकी अप्रोच मानवतावादी थी, आमूलवादी थी और व्यवहारवादी विचारधारा थी। इन विचारधाराओं के उदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक पक्षों के प्रति अधिक रिलेवेंट हो गया। इन विचारधाराओं की वजह से ही मानव भूगोल जो है ज़्यादा रिलेवेंट प्रासंगिक हो गया। अब उसके बाद आया 1990 का दशक और उसके बाद आया भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद आया, पोस्ट मॉडर्निज्म जिसे बोलते हैं ज्योग्राफी का। इसमें ये नया है, लेटेस्ट। इस काल में वृत्त सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने लग गए, वैश्विक सिद्धांतों की उपयोगिता पर सवाल उठने लग गए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठने लग गए, आपकी मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले और वृत्त सामान्यकरण के, वैश्विक सिद्धांतों की, इन पर सब पे क्वेश्चन उठने लग गए। इसे अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें जो ज़्यादा जोर दिया गया वो जो लोकल एरिया था उसके संदर्भ में समझ के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद मानव भूगोल के अक्षेत्र, बहुत सारी अक्षेत्र होगी, उसकी शाखाएं होगी और उपक्षेत्र, उसकी उपशाखाएं होगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट मानव भूगोल का हुआ, अन्य विषयों की भांति ही ज्ञान के जैसे दूसरे विषय थे उनकी भांति ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ मानव भूगोल में भी बहुत सारे शाखाएं बन गई, विकास हुआ। मानव भूगोल के अक्षेत्र, जिन्हें अक्षेत्र मतलब शाखा और उपक्षेत्रों की विवेचना इस तरह से की जा सकती है। अब इस साइड में जो दिया गया है मानव भूगोल के अक्षेत्र दिए गए हैं मतलब शाखा, और इसमें उपक्षेत्र मतलब उपशाखा, और इधर किस किस विषय से उनका क्या क्या संबंध है ये दिया गया है। अब मानव भूगोल के अक्षेत्र जैसे शाखा सामाजिक भूगोल है, अब इसके उपक्षेत्र आपका ये अन्य विषय संबंध सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र भी कहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी भी कहते हैं, और व्यवहारवादी इसकी भूगोल एक इसकी उपशाखा है जिसको मनोविज्ञान से जिसका बहुत गहरा संबंध है। आपको मालूम है मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, और सामाजिक कल्याण का भूगोल जिसको कल्याण अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है। अवकाश का भूगोल भी एक उपशाखा है इसकी मानव भूगोल की जिसका समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से संबंध है। सांस्कृतिक भूगोल है मानव विज्ञान ह्यूमन साइंस है। लिंग भूगोल समाजशास्त्र है, मानव विज्ञान महिला अध्ययन से है। ऐतिहासिक भूगोल है इसकी मानव भूगोल की उपशाखा, इसका इतिहास से गहरा संबंध है। चिकित्सा भूगोल है, इसका महामारी विज्ञान से इसका गहरा संबंध है। उसके बाद आपका आता है ये नगरीय भूगोल, तो नगरीय भूगोल मानव भूगोल की शाखा है और उसका नगरीय अध्ययन और नियोजन विषय से गहरा संबंध है। इसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल भी आता है, राजनीतिक भूगोल जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं इसका, और इसका राजनीति विज्ञान से बहुत गहरा संबंध है। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इसमें काफ़ी मिलता जुलता है। निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है। सैन्य भूगोल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मिलेंगी। ये मिलिट्री भूगोल, मिलिट्री ज्योग्राफी और ये मिलिट्री साइंस। अब जनसंख्या भूगोल है, इसमें जनसंख्या को डील करते हैं मानव भूगोल में, और जनाकिकी ये विषय है, इसमें आपको पूरी डेमोग्राफिक और आपकी जनसंख्या को डील करते हैं। आवास भूगोल रहने वाला, नगर ग्रामीण नियोजन ये आपका इससे गहरा संबंध है। आर्थिक भूगोल है, आर्थिक जो चीज़ें होती है ज़्यादातर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में डील होती हैं। अब ये मानव भूगोल की आपकी उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल जिसे रिसोर्स ज्योग्राफी कहते हैं। संसाधन अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और कृषि भूगोल कृषि विज्ञान है। अब जो है उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र है। विपणन भूगोल व्यावसायिक का है जिसमें बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र वाणिज्य। पर्यटन भूगोल टूरिस्ट ज्योग्राफी है, आपका पर्यटन और यात्रा प्रबंध ये ट्रैवल मैनेजमेंट के बारे में, टूरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ये इससे सबसे जुड़े हुए हैं, ये जितनी उपशाखाएँ हैं इन सब विषयों से जुड़ी हुई हैं।